मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इनिशिएशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी 1, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब एडोलसेंस से लेकर 35 ईयर एज में अगर वो नॉर्मल वेट है, कोई हिस्ट्री नहीं है हाइपरटेंशन, शुगर, थायराइड, कोई उसको हार्ट डिजीज़ नहीं है, कोई उसको डिस्लिपिडीमिया की हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम उसको आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टपार्टम हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर नॉन ब्रेस्ट फीडिंग है मोर देन 21 डेज़ के बाद। पोस्ट अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इमीडिएटली पोस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर में इमीडिएटली हम स्टार्ट कर सकते हैं। पोस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है या फिर कोई माइनर सर्जरी हुई है, वेरिकोज वेन तक हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये फ्रीली यूज्ड है। अब आते हैं कैटेगरी 2, उसमें क्या है कि हमें ये देखना है कि क्वेश्चन के साथ यूज़ करना है और उसके रिस्क को भी देखना है। जैसे कि अगर वो थोड़ी सी ओबेस्ड है, मोर देन 90 kg है, ठीक है, मोर देन 90 kg है, एज उसकी मोर देन 35 ईयर्स है, ठीक है, अगर उसको हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन है, डीबीटी है, अगर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, डीबीटी की हिस्ट्री है, प्री क्लैम्शिया की हिस्ट्री है, ये सारी हिस्ट्रीज़ हमें रूल आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, डीबीटी की, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिब्रिटिस, ये सारे जो सीवियस डिसऑर्डर्स हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड सीवियस डिजीजेस, कोई मेजर सर्जरी तो नहीं हुई है विदाउट प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, अगर ये सब हमें चीज़ें थोड़ा देखनी पड़ेंगी, तो उसमें क्वेश्चन के साथ यूज़ करना है। अब आते हैं थर्ड क्राइटेरिया, अवॉइड करना यूज़ कैटेगरी 3 में, जब अगर वो उसको सिगरेट स्मोकिंग करती है, एज मोर देन 35 ईयर है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में अगर हमें लेस देन 6 वीक पे स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, नॉन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है तो उसे लेस देन 21 डेज़ पे नहीं देना है। हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसका बीपी 140 से 150 के बीच में रहता है, उसमें नहीं करना है। नॉन फोकल माइग्रेन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस कम है, जब एज मोर देन 35 ईयर है और सिगरेट मोर देन 35 सिगरेट्स पर डे लेते हैं, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन लेस देन 6 वीक पोस्टपार्टम है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स अगर उसको हैं, हाइपरटेंशन, डीप वेव थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इशमिक हार्ट डिजीज़ और मल्टीपल वीनस या आर्टीरियल डिजीज़ हैं, थेरोजेनिक लिपिड डिसऑर्डर्स हैं, कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, ठीक है, फोकल माइग्रेन है, ट्रांजिएंट इशमिक अटैक है, पास्ट सेरेब्रल हिमरेज है की हिस्ट्री है, न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, कोई ओल्ड एज स्मोकिंग, हाइपरटेंशन है, या फिर प्रोटीन C डेफिशिएंसी है, प्रोटीन एंटीथ्रोम्बिन डेफिशिएंसी है, या फिर मेजर सर्जरी है विद प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, तो इन 4 कैटेगरीज में हमें बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, अब आते हैं नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स ऑफ ओरल पिल्स। नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स ऑफ ओरल पिल्स में तुम्हें डिस्मेनोरिया से प्रिवेंट करते हैं, जब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही होती है, जहाँ पे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से प्रिवेंट करते हैं, डिस्मेनोरिया से प्रिवेंट करते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्पटम से प्रिवेंट करते हैं, मेटिलिस्मस वेन से प्रिवेंट करते हैं, PID, जितने भी चैप्टर्स तुम्हें याद हैं, PID से प्रिवेंट करते हैं, एंडोमेट्रियोसिस से प्रिवेंशन है, फाइब्रॉइड यूट्रस से प्रिवेंशन है, ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंशन है क्योंकि बोन डेंसिटी बढ़ाता है, बिनाइन ब्रेस्ट डिजीजेज में रिडक्शन है, एक्ने में इंप्रूवमेंट करता है, इनहिबिशन ऑफ हाइरोसिटिज्म को नहीं होने देता है, इंप्रूवमेंट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, प्रिवेंशन ऑफ फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट है, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंडोमेट्रियल कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर एंड कार्सिनोमा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसमें ये है कि जैसे जैसे ईस्ट्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स है वो जनरेशन के साथ साथ कम होता जा रहा है, जैसे ड्रोस्पेरेनोन वगैरह में कम होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो अब GIT अपसेट, सबसे पहले सारे सिस्टम्स को लेना है। GIT को लेना है कि थोड़ा सा GIT अपसेट हो सकता है, ठीक है, हेड न्यूरोलॉजिकल में हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, ईस्ट्रोजन इडिमा कर सकता है, थोड़ा वेट चेंजेस हो सकते हैं, फैट टिश्यू डिपॉजिशन हो सकता है, एपिटाइट बढ़ सकती है। ठीक है, हाँ, यास्मीन के साथ लेकिन वेट गेन नहीं होता है, और बिकॉज ऑफ एंटी मिनरल कॉर्टिकोइड एक्टिविटी स्किन चेंजेस हो सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है फेस पे या फोरहेड पे, ड्यू टू ईस्ट्रोजन ब्रेस्ट चेंजेस हो सकते हैं, हैवीनेस, टेंडरनेस हो सकती है, एक्सेसिव विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू कंजेशन एंड सर्वाइकल इरोजन ड्यू टू ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, विजाइनल कैंडिडियासिस हो सकती है, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन हो सकता है, इज स्पेशली इफ़ द वुमेन हैव मोर सेक्शुअल पार्टनर। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, जो लोअर डोज ईस्ट्रोजन पिल्स जो आई हैं, लो डोज 20 माइक्रोग्राम ईस्ट्रोजन ट्राई, तो उसमें पीरियड्स के बीच में ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हाई डोज पिल पर उसको शिफ्ट कर देना है, 30 माइक्रोग्राम वाली पिल्स पर शिफ्ट कर देना है। अगर बीच बीच में कभी कभी इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ओलाइगोमेनोरिया हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, एमेनोरिया भी हो सकता है कभी कभी कि पिल्स छोड़ने के बाद पोस्ट पिल एमेनोरिया हो जाता है, पिल छोड़ने के बाद उसे 6 महीने तक मेंसेस नहीं आ सकते, साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिप्रेशन, डिक्रीज लिबिडो, ये सब भी हो सकता है, हाइपरलिपिडेमिया, मसल क्रैम्प्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब मेजर साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? मेजर साइड इफ़ेक्ट्स कार्डियोवास्कुलर
डिसऑर्डर्स में क्या क्या रहता है और कैंसर्स पे क्या इफेक्ट रहेगा, लिवर गॉल ब्लैडर पे क्या रहेगा, मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या रहेंगे, उसका हमें रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट देखना है, रिस्क टू फीटस देखना है, लैक्टेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। मेजर साइड इफेक्ट में मायोकार्डियल इन्फ्लेक्शन, सबसे पहले एमआई के चांसेस, हैवी स्मोकर्स, हाइपरटेंशन में अगर डायबिटीज़ ओबेस वुमेन है तो उसमें मायोकार्डियल इन्फ्लेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ईशमिक स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हीमोरेजिक स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर एज 35 ईयर के बाद देते हैं, हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस का ये कह रहा है कि लो डोज पिल तो नहीं बढ़ाते पर हाई डोज पिल से बढ़ जाता है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिपिड प्रोफाइल में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है लिपिड प्रोफाइल पे, ये कह रहे हैं कि अब आते हैं कैंसर्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 3 कैंसर्स जो हैं वो तो कम होते हैं, एंडोमेट्रियम और ओवेरियन और कोलोरेक्टल, और 2 कैंसर्स ये बढ़ाते हैं, ब्रेस्ट, जैसे 2 ब्रेस्ट हैं और एक ये सर्वाइकल, OCP, मतलब 2 कैंसर्स बढ़ाते हैं, ब्रेस्ट 2 होते हैं वो, और एक ही सर्वाइकल कैंसर ये बढ़ाते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ये बढ़ाते हैं और एंडोमेट्रियल, ओवेरियन और कोलोरेक्टल कैंसर ये कम करते हैं, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ये है कि सेक्शुअल पार्टनर्स की वजह से HPV इन्फेक्शन का भी रिस्क बढ़ जाता है। लिवर कैंसर्स हैं उसमें भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, एंडोमेट्रियल कैंसर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, ओवेरियन कैंसर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, ठीक है, ड्यू टू सप्रेशन ऑफ द ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन की वजह से इसमें उसमें प्रोटेक्शन। अब लिवर और गॉल ब्लैडर में तो हमारे को पता ही है कि कोलेस्टेसिक जॉइंटिस की चांसेस बढ़ जाते हैं, बाइलेस्टेसिस होती है। तो मेटाबॉलिक इफेक्ट में क्या है कि कोई ऐसे मतलब डायबिटीज़ बढ़ने का तो कोई चांस नहीं है, और मतलब ये कह रहा है इफेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में ये कह रहा है कि फर्टिलिटी तो मतलब 3 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाती है। रिस्क टू फीटस में कह रहा है कि कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कंजेनाइटल रिस्क फैक्टर नहीं हो सकता, 2 से 3% रहता है जो कि सेम जनरल पॉपुलेशन में। लैक्टेशन पे क्या है, इट डिक्रीजेज प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ द मिल्क, ठीक है। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स आर द बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर लैक्टेटिंग मदर्स। अब आते हैं कि हमें पेशेंट सेलेक्शन कैसे करना है। पेशेंट वर्कअप प्रायर टू प्रिस्क्राइबिंग OC पिल्स। तो इनका ये कहना है कि पेशेंट सिलेक्शन तो वही है कि यंग मैरिड वुमेन जो अनस्टेबल रिलेशनशिप में हैं, या फिर जो एंडोमेट्रियोसिस वाली पेशेंट्स हैं उनमें स्पेस करना चाहते हैं उनमें, या फिर ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जिसमें एक्ने प्रिवेंशन करना है, मीनोरेजिया, पॉलिमिनेरिया या फिर डिस्मेनोरिया, पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्शन, या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर है, PCOS वाली पेशेंट में, पेरीमेनोपॉजल वुमेन में। पेशेंट वर्कअप का ये कह रहे हैं कि ऐसे सच तो कोई पर्टिकुलर वर्कअप हमें नहीं करना है, पर इसमें यह है कि उसकी प्रॉपर पर्सनल फैमिली हिस्ट्री लेनी है, BP, पल्स, वेट रिकॉर्ड करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, पेप स्मीयर भिजवाना है, ये सब करना है। और 35 ईयर के बाद तो मेमोग्राफी करानी ही करानी है अगर फर्स्ट फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की है तो। और इट्स लेबोरेटरी टेस्ट शुड इंक्लूड कंप्लीट ब्लड काउंट, लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल्स, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं स्टार्टिंग करने के OC पिल्स का। एक तो मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर वर्शन में हम तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर वर्शन में हम 1 हफ्ते बाद स्टार्ट कर सकते हैं, डिलीवरी के 6-8 हफ्ते बाद स्टार्ट करना है। न्यू पिल तो जो है वो फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से लेनी है, फिर उसके बाद बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन 1 हफ्ते के लिए यूज़ करना है कि, और जो पिल्स होती हैं वो 7 दिन के लिए 7 हार्मोनल फ्री पीरियड्स पिल्स होती हैं और वो लेनी है। अब काउंसलिंग करनी है कि स्मोकिंग नहीं करनी है, और अब बैकअप मेथड का हमें उनको समझा के रखना है कि मिस्ड पिल की वजह से कैसे बैकअप मेथड करना है। मैनेजमेंट ऑफ मिस्ड पिल सबसे इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ मिस्ड पिल में 5 पॉइंट हैं। जैसे तुम्हारा 1 या 2 पिल मिस होती है, और या फिर तुमने 1 या 2 दिन लेट तुमने स्टार्ट किया है तो जैसे ही तुम्हें याद आ रहा है तुरंत तुम हार्मोनल पिल ले लो। अगर 3 दिन से ज़्यादा मिस हो रही है, या इन फर्स्ट एंड सेकंड वीक में अगर तुम्हारा 3 दिन से ज़्यादा पिल मिस हुई है, और या फिर 3 दिन से ज़्यादा तुमने लेट पैक स्टार्ट किया है, तो जैसे ही याद आ रहा है तुरंत लो और बैकअप मेथड यूज़ करो, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें कुछ नहीं करना कि मतलब 1 या 2 दिन पिल मिस हुई है, या फिर 2 या 3 पिल मिस हुई हैं, या फिर 1 या 2 दिन या 3 दिन तक भी मतलब तुम्हें बैकअप मेथड लेना है और तुरंत हार्मोनल पिल स्टार्ट करनी है। बैकअप मेथड रखना है 7 दिन के लिए। फर्स्ट या सेकंड वीक में अगर मिस हो रही है मोर देन 3 पिल तो तुम्हें बैकअप मेथड लेना है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर 3rd वीक में तुमने 3 पिल से ज़्यादा मिस कर दी हैं,
तो फिर तुम्हें नया पैक विदाउट ब्रेक स्टार्ट करना है, जो नॉन हार्मोनल पिल्स हैं। अगर थर्ड वीक में तुमने 3 पिल से ज़्यादा मिस कर दी तो जो नॉन हार्मोनल वाला है वो वाला तुम ब्रेक, वो वाले टैबलेट्स मत लो, हार्मोनल टैबलेट्स ही लो और उसके साथ साथ बैकअप मेथड भी यूज़ करो। और अगर तुमने नॉन हार्मोनल पिल मिस कर दी हैं तो फिर तो कीप टेकिंग ओरल पिल्स, तो फिर तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट कर दो न्यू पैक एज़ यूजुअल। अगर सीवियर वॉमिटिंग या डायरिया, अगर 2 घंटे के अंदर अगर वॉमिटिंग हो रही है तो तुम्हें दूसरी पिल लेनी पड़ेगी। अगर वॉमिटिंग फॉर मोर देन 2 डेज़ है तो कंटिन्यू करना पड़ेगा हार्मोनल टैबलेट, और नॉन हार्मोनल को मिस कर दो, बैकअप मेथड यूज़ करो, ठीक है। नोशिया, वॉमिटिंग, ये साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सोचते रहना है। अब आते हैं इसके कब तुम्हें पिल स्टॉप कर देनी है। अगर उसको हेडेक है, सीवियर थ्रोम्बिक यूनिलेटरल हेडेक है, चेस्ट पेन है, विजुअल प्रॉब्लम्स हैं, डबल विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन, ये सब है, एक्यूट सीवियर पेन है, स्वेलिंग है, सीवियर पेन, स्वेलिंग, जॉइंटिस, डिप्रेशन, वेट गेन, 2 पीरियड्स कॉन्सिक्यूटिवली मिस हो गए, मेंस्ट्रुअल पीरियड, फाउल स्मेल, विजाइनल डिस्चार्ज है, पोस्ट कॉइटल डिस्चार्ज है, 6 वीक पहले अगर कोई मेजर ऑपरेशन, अगर तुम्हें कंसीव करना है तो तुम्हें रोक देना है। अब आते हैं ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है ओसी पिल्स का। ओसी पिल्स का ड्रग इंटरेक्शन है, एक तो एंटी कन्वल्सेंट्स के साथ, एंटी फंगल्स के साथ, ट्यूबरक्लोसिस वाले डिजीज़ के साथ भी होता है, एंटी ट्यूबरकुलर डिजीज़ के साथ, जैसे बारबिट्यूरेट, सल्फोनामाइड, रिम्फेम्पिसिन, एंटी कन्वल्सेंट्स के साथ है। एंटी फंगल में ग्रीसोफुल्विन और कीटाकोनाजोल के साथ है। फिर उसके साथ वोमेंटिकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एंटीबायोटिक, तो जैसे क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन अगर कोई ले रही है तो उसके साथ साथ एडिशनल बैरियर मेथड भी यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि वो एथेनाइल एस्ट्राडाइल का एब्जॉर्प्शन रोक सकते हैं, ठीक है। और विटामिन सी तो एफिकेसी को बढ़ा के ही रखता है इसकी, ठीक है। अब आते हैं ये मल्टीफेजिक ओरल पिल्स, एक होते हैं बाईफेजिक पिल्स। बाईफेजिक पिल्स में करता है इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट डोज ऑफ 35 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनाइल एस्ट्राडायोल विद लेसर प्रोजेस्टेरोन, लेसर डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन फॉर फर्स्ट 10 डेज, मतलब बाईफेजिक होते हैं, बाय एंड देन फॉलोड बाय हायर डोज फॉर नेक्स्ट 11 डेज बिकॉज ऑफ देयर हायर फेलियर रेट। ट्राईफेजिक पिल्स होते हैं, इसमें क्या रहता है, ट्राइक्युलर कंटेनिंग वेरिंग अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, इथेनाइल एस्ट्राडायोल एंड ग्रेजुअली इंक्रीज डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन, लीवोनर्जेस्ट्रोल एंड टू प्रिवेंट ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। फर्स्ट 6 डेज में 30 माइक्रोग्राम होगा, फिर विद 50 माइक्रोग्राम ऑफ लीवोनर्जेस्ट्रोल, फिर नेक्स्ट 5 डेज में 40 माइक्रोग्राम होगा, लीवोनर्जेस्ट्रोल 75 हो जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट 10 डेज में 30 माइक्रोग्राम इथेनाइल एस्ट्राडायोल होगा, लीवोनर्जेस्ट्रोल और डबल हो जाएगा, 125 माइक्रोग्राम लीवोनर्जेस्ट्रोल होगा। तो इस वजह से द 21 टैबलेट फॉलोड बाई 1 पिल फ्री वीक इंटरवल रहता है, ठीक है। अब आते हैं न्यूअर फॉर्मुलेशंस। न्यूअर फॉर्मुलेशंस क्या हैं, एक है कि एक तो नए फॉर्मुलेशन सीजनल है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, इसमें 0.15 मिलीग्राम लीवोनर्जेस्ट्रोल है और 30 माइक्रोग्राम इथेनाइल एस्ट्राडायोल है। तो इसको लेना है 84 डेज़ के लिए लेना है, फिर हार्मोन फ्री इंटरवल रहेगा 7 डेज़ के लिए, तो यानी कि 4 विड्रॉल ब्लीड आएंगे 12 महीने में। तो ये सबसे बेस्ट रहता है सीजनल। सीजनल भी एक है कि जिसमें भी लीवोनर्जेस्ट्रोल 0.15 मिलीग्राम प्लस इथेनाइल एस्ट्राडायोल 30 माइक्रोग्राम फॉलोड बाय 10 माइक्रोग्राम इथेनाइल एस्ट्राडायोल इन 7 डेज, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रोकोमोम। सेंट्रोकोमोम में ये CDRI ने लखनऊ ने डेवलप करी है, नॉन हार्मोनल है, वंस अ वीक है, सहेली नाम से आती है, 30 मिलीग्राम ऑफ सेंट्रोकोमोम ट्वाइस अ वीक फर्स्ट 3 मंथ में, फिर वंस अ वीक फिर अगले 3 महीने में देनी है। छाया नाम से भी आती है, सेफ फॉर ऑल वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग एंड रिटर्न टू फर्टिलिटी आफ्टर स्टॉपिंग द पिल। जो छाया जो होती है नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइडल वंस अ वीक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, डज नॉट प्रिवेंट ओव्यूलेशन, इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन द यूट्रस, कॉजेज एंडोमेट्रियल चेंजेस। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमदो नाम से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्रोक्रोमोम का एक्शन क्या है, एक्शन तो यही है कि इट प्रिवेंट बाय ऑल्टरेटिंग एंडोमेट्रियम देयर बाय प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। साइड इफेक्ट्स हैं हेडेक, नौशा, वॉमिटिंग, वेट गेन, डज नॉट ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट STD, ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग लैक्टेशन इन वुमेन विद एलर्जिक डायस्थेसिस एंड दो सफरिंग फ्रॉम PCOS, हेपेटिक डिसफंक्शन एंड सर्वाइकल डिस्प्लेसिया, ठीक है।